लो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें वही सेट सीरीज जो हमारी चल रही है उसी का नेक्स्ट वीडियो है। और इसी इसमें आज करने के हवाले इसमें मैंने कुछ डुएबल क्वेश्चंस पिक किए हैं। 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें जो सबसे आसान क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो मैंने पिक करने की कोशिश की है कि जो आसानी से किए जा सकते थे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आज में मतलब चूज किए हैं इसमें करने के लिए, तो आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो ये क्वेश्चन तो 2026 के पेपर में आया था। वो यूनिट डिजिट से था जिसमें दे रखा था 6 की पावर 129 और 7 की पावर 307 में हमें यूनिट डिजिट बजाना था। तो चूंकि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने पहली ही क्लास में आपको पढ़ा दिया था कि अगर 6 की पावर में कुछ भी आए, चाहे वो सम संख्या है विषम संख्या है, कितनी भी बड़ी पावर हो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना, चाहे कुछ भी आ जाए, ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। और 7 के लिए मैंने बताया था कि 7 के लिए जैसे जैसे हम पावर रखते चलेंगे, जैसे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और फिर 7 की पावर 5, तो ये रिपीट होते रहते हैं। मतलब 4 के बाद में संख्या रिपीट होने लग जाएगी यूनिट डिजिट पर। पहले तो 7 आएगी, फिर आ जाएगी 9, देन आ जाएगी 3, आ जाएगी 343 आएगा 7 की पावर 3 से, और 7 की पावर 4 से दोबारा से इसकी वो करोगे तो 1 आ जाएगी, 7 की पावर 4 रखे करोगे तो देन 7 की पावर जैसे 5 रखेंगे दोबारा से 7 आ जाएगा। यहाँ तक मतलब 4 बार में जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। तो मैंने बताया था, फिर इसको सॉल्यूशन करने का भी बताया था कि जैसे जितनी भी जो पावर है उसमें 4 का भाग देंगे, 307 की में 4 का भाग देंगे और जो रिमाइंडर शेष बच जाएगा ना उसको फिर पावर पे रख के देख लेंगे। तो 4 का भाग जैसे देंगे तो 7 चौक 28 बच गए 2, 7 तिया 21 यानी 6 बच गए, 7 से 21 यानी 6 बच गए। और 6 का मतलब क्या हो गया, 7 की पावर 6 होती तो यहाँ पे पहले 7 आ चुका था, फिर 9 आता यानी 9 आएगा। तो इससे तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 9, और 6 के लिए 6 और 9 छकी 54 हो जाएगा, और 54 हो जाएगा यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है 7 के लिए यूनिट डिजिट का रूल। वहीं मैंने और भी बताए थे कि 2 के लिए क्या रूल है, 3 के लिए क्या रूल है, और 6 के लिए, 4 के लिए और 9 के लिए मैंने रूल बताया था कि अगर पावर सम हो, 4 के पावर सम हो तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, और यदि विषम हो तो ऑलवेज कितना आएगा, 4 ही आएगा। 9 के लिए बताया था कि पावर सम हो तो 1 यूनिट डिजिट आता है, और यदि पावर विषम हो तो 9 ही आता है। और 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, इनके लिए मैंने बताया था कि जितनी पावर है उसमें 4 का भाग देना है, और जो रिमाइंडर बच जाएगा फिर उसको यहाँ पे रख देंगे पावर के ऊपर। और 0 का भी रूल था कि 2 की पावर 0 आ जाए या तो, या फिर 8 की पावर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। और बाकी अगर इन पे 0 आ जाए, 3 की पावर पे 7 पे, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 के लिए, और एक और था 5 के लिए एक रूल था, 5 के लिए, 6 के लिए, 1 के लिए लास्ट में 1 हो जाए। और ये ऐसी संख्याएं थी जिनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आता है, आप कुछ भी रख लो। तो ये कुछ रूल्स थे, आप पहली क्लासेस से अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से आ रहे होंगे। तो ये डुएबल क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्व दिशा की ओर अभिमुखित एक व्यक्ति 4 किलोमीटर सीधा चलता है, मतलब कि वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गई। पूर्व की ओर मुख कर रखा है, मतलब ईस्ट की तरफ मुख कर रखा है, और 4 किलोमीटर सीधा चलता है। यहाँ कोई खड़ा है, वो चलता है इधर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद में दाएं राइट मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह फिर लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है, दोबारा से लेफ्ट मुड़ेगा, फिर से 3 किलोमीटर चलेगा, यानी वापसी यही के बराबर आ जाएगा 3 लेफ्ट मुड़ के, ठीक है। अंतिम स्थान तथा आरंभिक स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी तथा अंतिम स्थान पर जिस दिशा की ओर व्यक्ति अभिमुखित है वे क्रम से अंतिम स्थान में किस दिशा में, तो देखोगे ना, देखो एक तो पूछा इसने अंतिम स्थान एवं आरंभिक स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, 4 और 2 6 किलोमीटर हो गई, 6 किलोमीटर हो गई है ना। 4 किलोमीटर तो ये 2 ये हो गई इसके हिसाब से देखोगे तो। और दिशा वो कि वो उसी दिशा में जिस दिशा में था वो पूर्व दिशा ही आएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा।
6 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संख्याओं के एक अनुक्रम में पहली दो संख्याओं को छोड़कर प्रत्येक संख्या ठीक दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग है। यदि इसी अनुक्रम में पहली दो संख्याएं क्या है, 4 है और 7 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? पहली संख्या ये हो गई, दूसरी 7 हो गई, तो हमें छठी बतानी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बतानी है। तो देखो 4 तो 4 आई, 4 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 7 है, और इसने दिया है कि नेक्स्ट संख्या जो आएगी इससे पिछले वाली दो संख्याओं की होगी, पूर्ववर्ती दो संख्याओं के योग से आएगी, तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 4 और 7 को जोड़ेंगे यानी 11 आ जाएगी। इसी तरीके से अब चौथी संख्या क्या आ जाएगी, चौथी संख्या आ जाएगी क्या, तो पिछली दो संख्या होगी, दूसरी और तीसरी को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 11 और 7 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरीके से पांचवी क्या आ जाएगी, 11 और 18 को जोड़ेंगे यानी कितनी आ जाएगी, 9, 29 आ जाएगी। और इसी तरीके से छठवीं संख्या क्या आ जाएगी, पांचवी और चौथी को जोड़ने पर पूर्ववर्ती दो संख्याओं के योग के बराबर यानी कि 47 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। यदि x और y दो अंक हैं और 4x 5y 790 संख्या 11 से विभाज्य है, x प्लस वाई को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो ये देखो, जब वो डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था, ये भी शायद दूसरी क्लास में हमने देख लिया था, जब क्वेश्चन आता है उसके साथ साथ, तो उसमें 11 से विभाजित होने का मैंने 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। 2 का बताया था कि संख्या क्या होनी चाहिए, कोई भी संख्या, मतलब लास्ट अंतिम अंक 2, 4, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 होना चाहिए। 3 के लिए मैंने बताया था कि संख्याओं का योग करेंगे, जैसे टोटल का योग करेंगे उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। 4 के लिए मैंने बताया था कि अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 के लिए मैंने बताया था कि जो संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, यदि 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। 6 के लिए मैंने रूल बताया था कि यदि संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है तो 6 से होगा। 7 के लिए मैंने अलग से बताया था, वो थोड़ा बड़ा था, उसको आप जब देखोगे ना उससे समझ में आएगा कि 7 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था। फर्स्ट तीन देन 3 संख्या को जोड़कर और इनका डिफरेंस लेके इस तरीके से बताया था। उसको देख लेना एक बार दूसरे वाले वीडियो को, पहले वाले वीडियो में भी, मतलब जो सीरीज आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको सब पता होगा, और डिटेल्स में देख लेंगे हम, और कभी क्वेश्चन आएगा। तो आज तो अभी 11 तक चलते हैं। 8 के लिए भी संख्याओं का योग करेंगे और लास्ट के दो डिजिट जो हैं, सॉरी लास्ट के 3 डिजिट में 4 का भाग जाना, 8 का भाग जाना चाहिए। 9 के लिए संख्याओं के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, 10 का तो है ही, लास्ट में 0 होगा तो 10 का भाग चला जाएगा। 11 के लिए मैंने बताया था कि जितनी बड़ी संख्या दे रखी है उसमें पहली संख्या को प्लस, फिर दूसरी संख्या को माइनस, मतलब संख्या के बीच में प्लस माइनस इस तरीके से लगाते चलेंगे, और जो फाइनल जो बचे, जो मतलब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो बचेगा, अगर वो 11 से डिविजिबल हो रहा है तो संख्या 11 से भाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इसको करने की कोशिश, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल इसमें लगाएंगे हम। तो जैसे देखो, यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे 4, फिर -x, फिर +5, माइनस का y, प्लस का 7, माइनस का 9 और प्लस का 0, इस तरीके से होगा, मतलब प्लस माइनस लगाते जाएंगे फर्स्ट डिजिट है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लेंगे, तो 4 और 5 9 और 7 16 हो गए, माइनस इधर देखो माइनस वाले कितने हैं, x है, y है और 9 है, यानी x माइनस कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस 9 हो गया। 9 तो घट जाएगा इसमें से, 16 में से 9 गया तो बच जाएगा क्या, 7 माइनस कोष्टक में x प्लस वाई बच जाएगा, इस तरीके से बच गया। तो अब ये संख्या है ना, ये 11 से विभाजित होगी, x प्लस वाई का मान हम क्या माने, तभी तो विभाजित होगी हम, ये x प्लस वाई को क्या माने कि ये संख्या क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। तो क्या मान सकते हैं, एक तो क्या हो कि इसकी जगह हम मान ले 7 मान ले, 7 मान लेंगे तो भी विभाजित होगा, 0 आ जाएगा और 11 से विभाजित हो जाएगा। और x प्लस वाई को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल क्या होगा, 11 से विभाज्य संख्या है, 11 से विभाज्य तभी हो सकता है या तो x प्लस वाई की जगह या तो 7 हो, या फिर कितना हो, x प्लस वाई का मान ये कितना हो, 18 हो, 18 में से फिर 7 चला जाएगा तो 11 बच जाएगा, माइनस का बचेगा लेकिन भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो या तो x प्लस वाई का मान क्या हो, 18 हो, या फिर x प्लस वाई का मान क्या हो, 7 हो। यदि हम 7 मानते हैं और फिर 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा, 7/11 संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर हम 18 माने 7 ही हो जाएगा रिमाइंडर, और यदि 18 माने
18 माने और फिर 11 का भाग दे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, फिर भी 7 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई की जगह तो हम 7 मान सकते हैं। तो या फिर हम 18 मान सकते हैं और 18 में 11 का भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 भागीदार हैं ए बी सी ने एक व्यवसाय आरंभ किया। ए ने 1/3 अवधि के लिए, ए ने टाइम कितना, 1/3 अवधि के लिए कितनी पूंजी निवेश की, 1/3 निवेश किया। यानी कि अगर हम टोटल टाइम को 1 मान ले तो उसका 1/3 पार्ट में, तो पूंजी को भी यदि टोटल 1 मान ले तो ए ने कितना निवेश किया टोटल, कुल टाइम वगैरह लगा के पूंजी लगा के 1/9, 1 का 9वां हिस्सा। बी ने है ना 1/4 समय के लिए 1/4 पूंजी निवेश की, यानी टोटल पूंजी में से 16वां भाग, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ये बी ने निवेश किया। सी ने क्या किया, जो टोटल पूंजी है ना, हमने टोटल पूंजी 1 मानी है, उसमें यदि ए की पूंजी को 1/9 और जो बी की पूंजी है 1/16, यदि इसको घटा दें तो सी की पूंजी आ जाएगी टोटल पूंजी में से, ए और बी घटा देती है। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगी 5/12, 5/12 आ जाएगी। तो सी की पूंजी कितनी आ जाएगी, 5/12, और टाइम इसका संपूर्ण अवधि के लिए, सी संपूर्ण अवधि 1 और निवेश कितना था 5/12, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका निवेश 5/12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रखा है 17,000 के लाभ में से सी को कितना भाग मिलेगा, सी को कितना भाग मिलेगा ये बताना है। तो देखो इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, कुछ ऐसी संख्या से गुना करें जो जिसमें 9 का 16 का 12 का सबका भाग जाता हो। तो जब इसको ये ऐसी संख्या हो जाएगी 144, और 144 से इसको मतलब गुना करेंगे ना इन सारी चीजों को, सारों को, 1/9 को, 1/16 को, 5/12 को, तो ये आसान मतलब ये कैलकुलेशन में सही आ जाएगा। 144 से तीनों को गुना कर देंगे, 1/9 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 1/9 करेंगे तो 9 एकम 9, 5 9 6 54, ए का भाग 16 आ जाएगा, बी का इसी प्रकार से 9 आ जाएगा, और सी का क्या आ जाएगा 144 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से कट गया, 12 5 60, 60 आ जाएगा सी का भाग। यानी टोटल भाग कितने हैं 60 और 16 76, 76 और 9 85 भाग, यानी 16 और 9 25, और यानी 85 भाग टोटल हो गए। टोटल भाग 85, और प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रॉफिट आ रहा है 17,000, यानी 85 भागों का प्रॉफिट कितना है 17,000। अब हमें निकालना है सी का प्रॉफिट कितना था, एक भाग का प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 85 का इसमें 85 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा 200 आएगा। 85 को जब इसमें भाग देंगे 17,000 में तो एक भाग का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 200, और सी का भाग कितना था 60, सी का भाग कितना था 60, और 60 को 200 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 टोटल सी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 12,000 इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ए ने अवधि और पूंजी में जितना निवेश किया, फिर बी ने जितनी अवधि और पूंजी में जितना निवेश किया, और सी ने तीनों की अवधि और पूंजी निकालेंगे और 17,000 टोटल का प्रॉफिट हुआ है। देख लेंगे कितने पार्ट्स में, मतलब कैसे देख लेंगे टोटल निवेश कितना किया है इन्होंने, टोटल कितना निवेश किया था 85 निवेश किया था, माना है हमारे कितना आया था 85, और वो उसका प्रॉफिट किसके बराबर आया था 85 पार्ट्स का 17,000 के बराबर। तो एक का निकाल लेंगे, और फिर सी का 60 आया था, सी का ही बताना हमें। उन 85 भागों में से अकेले ने 60 निवेश किए थे सी ने, तो सी का निवेश को फिर निकाल लेंगे 12,000 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।